चलिए देखिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब हम लोग कहीं जाते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, कहीं खराब पानी पीने लगते हैं तो पेचिश होने लगता है, देखते हैं, पेट खराब हो जाता है, पतली टट्टी होने लगती है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं तो सही हो जाता है, देखते हैं। मछली को देखे होंगे, देखे हैं मछली को, उसमें हड्डी पाई जाती है कि नहीं? मछली में हड्डी पाई जाती है। केचुआ को देखे होंगे, केचुआ में हड्डी नहीं पाई जाती। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, जैसे पक्षी हो गया, मनुष्य लेकिन जमीन पर रहता है, मछली पानी में रहती है, ठीक है। मेढक और कछुआ जो है पानी और जल, पानी और भूमि यानी स्थल, जल और स्थल दोनों पर रहते हैं ना। तो हमारे चारों तरफ जीव जंतु बहुत सारे हैं। जीव जंतु कितने हैं? बहुत सारे हैं। लेकिन उन जीव जंतुओं को एक साथ अगर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो उनको उनके गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? गुण के आधार पर अलग अलग समूह में हमने क्या कर दिया है? बांट दिया है। जैसे जल में रहने वालों को अलग समूह में बांट दिए हैं, स्थल में रहने वालों को अलग समूह में, जो एक कोशिका से बने होते हैं उनको अलग समूह में, जो बहु कोशिका से बने होते हैं उनको अलग समूह में, जिनकी हड्डियां होती हैं उनको अलग समूह में। हड्डियों को कहते हैं मेरुरज्जु, ठीक है, मेरुदंड, सॉरी मेरुदंड। और जिनकी हड्डियां नहीं होती उनको अलग तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो हमने सजीवों को क्या किया है? वर्गीकृत कर दिया है, यानी सजीवों का वर्गीकरण कर दिया है। तो वर्गीकरण माने होता क्या है? हम लोग पढ़े हैं कि इसमें ढेर सी किताबें रख दिया जाए अगर एक कमरे में, उस कमरे में अगर हिंदी की किताब खोजना हो तो सब किताबें मिला कर रखी हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा ना, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग हिंदी की किताब अलग, अंग्रेजी की किताब अलग, गणित की किताब अलग, इस तरह से किताबें क्रमबद्ध सजा कर रखे हैं, अलग अलग रखे हैं, तो अगर हमें हिंदी की किताब खोजनी है तो किस लाइन में जाएंगे? हिंदी वाले लाइन। आसान हो जाएगा ना। तो इसी तरह से जीव जंतुओं का अध्ययन करने के लिए, सजीवों का अध्ययन करने के लिए उनके गुणों के आधार पर हमने अलग अलग समूहों में क्या किया है? बांट दिया है। इसे ही हम कहते हैं वर्गीकरण। क्या कहते हैं? वर्गीकरण। तो सजीवों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना ही या अलग अलग समूह बनाना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण समझ में आ गया? वर्गीकरण से फायदा क्या है? वर्गीकरण से उन जंतुओं के गुण धर्मों का अध्ययन करना सरल हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, अब हम लोग जंतुओं का जो वर्गीकरण करते हैं वो चार तरह से करते हैं। कितने तरीके से? चार प्रकार से। जंतुओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से? चार प्रकार से करते हैं। पहला वर्गीकरण क्या है? संरचना के आधार पर, यानी उनकी संरचना कैसी है उस आधार पर हमने जंतुओं का वर्गीकरण किया है। संरचना के आधार पर। संरचना में क्या है? एक कोश की जंतु हैं और बहुकोश के, यानी संरचना के आधार पर भी जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। उसमें एक कोश की है और बहुकोश की। एक कोश की जंतु का मतलब जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। कल हम लोग कोशिका के बारे में पढ़े थे ना, कि कोशिका जो है जीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। छोटी से छोटी इकाई जो है जिससे जंतुओं का शरीर बना है वही क्या थी? कोशिका। तो एक कोशिका से जिनका शरीर बना है उन्हें एक कोशिकी कहते हैं। बहुकोशिका से जिनका शरीर बना है उन्हें बहुकोशिकी। एक कोशिकी में, अभी ये चीज हम लोग अलग से पढ़ेंगे। एक कोशिकी में कल देखे थे हम लोग अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना।
अब बहुकोशिकी में सब आ गए आपके, केचुआ, मेढक, मनुष्य, सर्प, ये सब आ गए बहुकोशिकी में। बात समझ में आ रही है? तो संरचना के आधार पर हमने दो भागों में बांट दिया, कौन कौन? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक, एक कोशिकीय मतलब इनमें इनका शरीर कितने कोशिका से बना होता है? एक कोशिका से। बहुकोशिकीय का मतलब इनका शरीर कितनी कोशिकाओं से बना होता है? बहुकोशिका से। इसके बारे में अलग अलग अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है? अभी केवल हम एक आइडिया दे रहे हैं जानकारी के लिए, ठीक है? एक एक के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। एक कोशिकीय जंतु क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जंतु क्या होते हैं, एक एक चीज पर हम लोग विधिवत पढ़ेंगे, ठीक है? अभी एक साथ लिखे हैं तो एक साथ सबको जान जाइए। कुछ पता चला एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में? एक कोशिकीय में जंतु का शरीर एक कोशिका से बना होता है, और बहुकोशिकीय में जंतुओं का शरीर बहुकोशिका से। एक कोशिकीय में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब हैं। बहुकोशिकीय में मेढक, केचुआ, मनुष्य ये सब हो गए, ठीक है? अब देखिए मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर दूसरा जो वर्गीकरण का भाग है वो मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। मेरुदंड माने जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये देखते हैं ना हम लोग, ये पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, तो ऐसे ही जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर भी जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला अकशेरुकी और दूसरा कशेरुकी जंतु। अकशेरुकी माने मेरुदंड न रहे, यानी रीढ़ की हड्डी न रहे। रीढ़ की हड्डी किसमें नहीं होती? सब लोग जानते हैं, जितने है सब कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़ों को कहीं रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है? केचुआ को देखे हैं रीढ़ की हड्डी? घोंघा को देखे हैं रीढ़ की हड्डी? नहीं देखे हैं ना? तो ये ऐसे जीव जंतु हैं जैसे कीड़े मकोड़े, ठीक, और केचुआ, घोंघा, इनको रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, यानी मेरुदंड नहीं पाया जाता है। अकशेरुकी जंतु माने ऐसे जंतु जिनको रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो रीढ़ की हड्डी पाए जाने वाले में कौन कौन है? आदमी है, मेढक है, मछली है, और बताइए कुत्ता है, बिल्ली है, पक्षी है, सब है ना, जिनमें मेरुदंड पाया जाता है। तो ये हो गया मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। अकशेरुकी माने नहीं पाया जाता, मेरुदंड न पाया जाए। अकशेरुकी माने मेरुदंड पाया जाए। अब देखिए प्रजनन विधि के आधार पर तीसरा जो भाग है वो है प्रजनन विधि के आधार पर। इसमें है अंडयुज और जरायुज। अंडयुज नाम से पता चल रहा है ऐसे जंतु जो क्या देते हो? अंडे देते हो। क्या देते हो? अंडे। अंडयुज, अंडे द, अंडयुज माने अंडे देने वाले। एक तो अंडा दिया, तो जरायुज क्या हो गया? बच्चा देने वाले। अंडे देने वाले में कौन कौन है? सर्प हैं, सभी पक्षियां आ गए, ठीक है? मछलियां भी अंडे देती हैं ना? तो मेढक भी अंडे देते हैं। जरायुज माने ऐसे जंतु, जीव जो बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करने में जिनके कान दिखाई दे, मनुष्य, बंदर, भेड़, बकरी, ये सब सारी चीजें हो गई। तो ये हो गए प्रजनन विधि के आधार पर। चौथा और लास्ट है वास स्थान के आधार पर, यानी जंतु जो है जिस प्रकार से रहते हैं, कहाँ रहते हैं। वास माने क्या होता है? रहने का स्थान। जंतु का घर कहाँ कहाँ है, उस आधार पर। जंतु रहते कहाँ हैं, उस आधार पर। तो जंतु कहाँ कहाँ रहते हैं? देखिए जलीय जंतु, यानी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कहाँ रहते हैं? जल में। जल में जानते हैं कौन कौन? मेढक हो गए, मछली हो गए ना, हाँ, कछुआ हो गए, हाँ। तो जो जल में रहते हैं। वायु माने ऐसे जंतु जो हवा में रहते हैं। पक्षी उच्छी हो गए, ये सब कहाँ रहते हैं? हवा में रहते हैं। पक्षी हवा में ही रहते हैं ना, कि पक्षी जमीन में घर बना के रहते हैं? पक्षी भी मिट्टी का घर बनाते हैं क्या?
ऐसा तो होता नहीं। पक्षी कहाँ रहते हैं? हवा में रहते हैं। स्थलीय जंतु माने जो स्थल पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, आदमी, मनुष्य, ये सब है ना, ये जमीन पर रहने वाले। वृक्षाश्रयी यानी जो वृक्षों पर रहते हैं, जो पेड़ पे रहते हैं। बहुत से जंतु ऐसे हैं जो पेड़ पे रहते हैं ना। गिलहरी हो गई, बंदर हो गए, ये सब तो पेड़ों में ही रहते हैं, पेड़ों पर ही रहते हैं ना। गिलहरी को देखेंगे पेड़ पर ही दिखाई देगा, बंदर को देखेंगे पेड़ पर ही दिखाई देंगे। हाँ, लंगूर भी, ठीक है। उभयचर जंतु माने ऐसे जंतु जो पानी और स्थल यानी जल और स्थल दोनों में पाए, यानी जमीन पर भी रहे और पानी में भी रहे। तो ऐसे जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? उभयचर जंतु। हम मेढक और कछुआ। तो कुछ आइडिया बना इनके बारे में। तो इन्हीं चीजों को हम एक अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपसे प्रश्न इनसे संबंधित किया जाए, इसके अंदर के बारे में नहीं, ठीक है। इसके अंदर की जानकारी अभी आपसे नहीं पूछी जाएगी, केवल वर्गीकरण से संबंधित आप बताइए। मुझे ये बताइए कि जीव को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण। सजीवों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? 4 तरह से, ठीक है। तो संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है उसमें कौन कौन आते हैं? एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी जंतुओं का शरीर में कितनी कोशिकाएं से बना होता है? एक कोशिका से। अब बहुकोशिकी जंतुओं का शरीर कितनी कोशिकाओं से बना होता है? बहुत सी कोशिकाओं की, ठीक है। अगला है मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? अकशेरुकी और कशेरुकी। अकशेरुकी जंतु किसको कहते हैं? जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है या नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती। अकशेरुकी माने जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। प्रजनन विधि के आधार पर जंतुओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन 2 भाग हैं? अंडयुज और जरायुज। अंडयुज किसको कहते हैं? जो अंडे देते हैं। और जरायुज किसको कहते हैं? जो बच्चे देते हैं। वास स्थान यानी रहने के आधार पर जंतु जो रहते हैं, उनका जो रहने का स्थान है, उसके आधार पर भी जंतु को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? कितने भागों में? 5 भागों में। पहला भाग कौन सा है? जलीय जंतु। जलीय जंतु मतलब ये सब जंतु कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। और दूसरा भाग क्या है? वायवी, यानी जंतु कहाँ रहते हैं? हवा में रहते हैं। तीसरा भाग क्या है? स्थलीय जंतु, यानी ये जंतु कहाँ रहते हैं? जमीन पर रहते हैं। चौथा भाग क्या है? वृक्षाश्रयी। वृक्षाश्रयी माने ये जंतु कहाँ रहते हैं? पेड़ पर रहते हैं। एक आप जानवर बता सकते हैं? बताइए। बंदर और लंगूर, गिलहरी, ठीक। अंतिम भाग कौन सा है? उभयचर। उभयचर जंतु कहाँ रहते हैं? उभयचर जो पानी में रहते हो और स्थल में भी रहते हो। उदाहरण बताइएगा। कछुआ और मेढक। वेरी गुड। चलिए देखिए, तो पहला जो प्रकार है वो क्या है? संरचना के आधार पर। तो हमने सबका एक प्रीव्यू देख लिए हैं, थोड़ा थोड़ा सबका, कि संरचना के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक कोशिकीय जंतु और एक बहुकोशिकीय जंतु, ठीक है। एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। तो देखिए, एक कोशिकीय जंतु का जो शरीर होता है वो शरीर कितनी कोशिका से बना होता है? एक कोशिका से। इनका जो शरीर होता है एक कोशिका से बना होता है। इन्हें नग्न आंखें में खुली आंखों से ऐसे हम नहीं देख सकते इनको,
इनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। ये रहते कहाँ हैं? नम जलीय वातावरण, यानी ऐसा वातावरण जो नम हो और पानी हो, ठीक है, नम रहेगा या पानी रहेगा, ऐसे जलीय वातावरण में वो लोग क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। उदाहरण बताइए क्या क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना। अमीबा, पैरामीशियम और अच्छा, इनका फोटो उपलब्ध है, कल हम देखे थे ना, तो आगे फोटो मिला। इनको पहले ही फोटो दे देना चाहिए था, कहीं था फोटो भाई, अब देखिए दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ है, देखिए देखिए, ये देखिए, ये विधिवत नाम लिखा है ना, ये देखिए जीवाणु लिखा है, एक पानी की एक बूंद है, इस पानी की बूंद में देखिए ऊपर अमीबा है, ये उलिना है, ये पैरामीशियम देखिए चप्पल की तरह है, क्लेमाइडोमोनास है, देख रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना और क्लेमाइडोमोनास। इनकी आकृति देख लिए आप, कुछ आइडिया मिला? चलिए ठीक है। तो देखिए अभी अभी हम लोग क्या देखे हैं, अभी अभी हमने ये देखा है कि जो एक कोश की जीव हैं उनका शरीर कितनी कोशिकाओं से बना है? एक कोशिका से। इन्हें नग्न आंखों से देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं। ये कहाँ रहते हैं? नम जलीय वातावरण में रहते हैं। इनके अगर उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं कि एक कोश की जीवों के उदाहरण बताइए, तो अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, देखें क्लेमाइडोमोनास भी दे सकते हैं। और एक चीज ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि जीवन की जब उत्पत्ति हुई थी, यानी जब पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं था, ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहला जो जीव बना था वो बना था एक कोश की जीव। मतलब समझ रहे हैं? जैसे आज हम लोग मानव है ना, लेकिन जब शुरू शुरू में जैसे ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी आग का गोला था, ठीक है, आग का गोला था, बारिश हुई, खूब बारिश हुई तो पृथ्वी ठंडी हुई, तो बारिश इतना मूसलाधार हुई, कहीं पर गड्ढे गड्ढे हो गए, तो वो गड्ढे में पानी जो भर गए वो समुद्र बन गए, ऐसा कल्पना किया जाता है, ठीक है, पहले की। तो उसमें जो सबसे पहला जीव बना था, पहले तो मानव आ नहीं गया था, पहले छोटे छोटे जीव बने थे, फिर धीरे धीरे विकास होते होते मानव बना, ठीक है। तो जीवन की उत्पत्ति में जो सबसे प्रथम जीव था वो क्या था? एक कोश की जीव था, ठीक है। अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे, इस पे कैसे बनेगा? ये प्रश्न बनेगा पहले तो संरचना के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, या संरचना के आधार पर जंतुओं के कौन कौन से भाग हैं? 2 भाग हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अगला प्रश्न ये बनेगा कि एक कोशिकीय के जंतुओं का शरीर कितनी कोशिकाओं से बना होता है? कितनी कोशिकाओं से बना होता है? एक कोशिकीय से। या खाली स्थान दे देगा कि एक कोशिकीय जंतुओं का शरीर बना होता है किनसे? एक कोशिका से, ठीक है। अगला प्रश्न बनेगा कि इन्हें खुली आंखों से देख सकते हैं, सत्य असत्य। देखिए जो प्रश्न बनते हैं, अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें सत्य, असत्य, खाली स्थान और क्या, कब, क्यों, कैसे, इस तरह से प्रश्न बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। और मिलान के प्रश्न, मिलाने को, ठीक है, मिलान का मतलब समझ रहे हैं ना, एक साइड में ए और बी इस तरह से लिख दिए, इनको मिलाना होगा। तो जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं अगर उससे प्रश्न बनाना आप सीख लेते हैं, जो भी पढ़ते हैं उसको प्रश्न बना बना के पढ़ते हैं तो चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे रटेंगे तो कुछ नहीं याद होगा, याद होगा लेकिन भाई सबको तो याद होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए खुली आंखों से एक कोश की जीव को देखा जा सकता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है सत्य असत्य के लिए तो क्या चीज है? असत्य। खुली आंखों से हम लोग नहीं देख सकते, तो इसको देखेंगे कैसे? कल हम लोग देखे थे, कैसे देखेंगे? सूक्ष्म दर्शी से। अच्छा देखिए सूक्ष्मदर्शी का भी चित्र दिया है,
भूल गए दिखाना। ये देखिए सूक्ष्मदर्शी से ये लड़की, ये देखिए सूक्ष्मदर्शी का चित्र है। ये किसका चित्र है? सूक्ष्मदर्शी का। देख रहे हैं? देखिए ये यहाँ पर आंख रखेंगे, यहाँ पर क्या रहेगी? आंख रहेगी। और ये स्लाइड है, ये देखिए स्लाइड है, स्लाइड के नीचे रखेंगे तो दिखाई देगा। ये देखिए लड़की देख रही है ना, देख रहे हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ये छोटे छोटे जीवों को देख रही है लड़की, देख रहे हैं? ये है सूक्ष्मदर्शी। कुछ जानकारी हुई सूक्ष्मदर्शी के बारे में? चलिए, तो देखिए, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि इन्हें खुली आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। अगर इनके उदाहरण पूछा जाता, ये पूछा जाएगा कि आप ये जो एक कोश की जीव है वो रहते कहाँ हैं, तो जलीय वातावरण में रहते हैं, ऐसी जगह जहां नम हो, यानी नम जलीय वातावरण में ये क्या करते हैं? रहते हैं। ठीक है। और प्रश्न बनेगा, एक कोश की जीवों का उदाहरण दीजिए कि एक कोश की जीवों के कौन कौन उदाहरण है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। या कई ठो नाम दे दिए रहेंगे, घोंघा, मछली, मेढक, उसी में एक पैरामीशियम दे दिया रहेगा। कह देगा कि उसमें छांटना, क्या करना है? छांटना है। ठीक है, कि आप छांटिए कि उसमें कौन सा एक कोश की जीव है। तो मान लीजिए 4 नाम है, हाइड्रा है, घोंघा है, मछली है, और एक नाम दे देगा पैरामीशियम। तो उन चारों में एक कोश की जीव कौन होगा? पैरामीशियम होगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप से भी बन सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से प्रश्न बनाना सीख लेंगे तो चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। अगला है कि जीवों की उत्पत्ति में प्रथम जीव किसको माना जाता है? जीवों की उत्पत्ति में प्रथम जीव किसको मानते हैं हम लोग? किसको मानते हैं? एक कोश की जीव को। हमारे जीवों की उत्पत्ति में प्रथम जीव जो है वो कौन है? एक कोश की। ठीक है। एक कोश की जीव के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए, बहुकोश की जंतु। बहुकोश की जंतु यानी ऐसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका से नहीं बना होता। ध्यान दीजिए, एक कोश की जंतुओं का शरीर तो एक कोशिका से बना था, लेकिन इनका शरीर एक कोशिका से न बन के कितनी कोशिकाओं से बना होता है? एक से अधिक कोशिकाओं से, एक से अधिक या बहुत कोशिकाओं से। ठीक है। बहुत का मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा हो गए वो बहुत हो गए। तो इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। ये खुली आंखों से दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? दिखाई देते हैं। इनको देखने के लिए अगर कहा जाता है कि बहुकोश की जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सत्य है? ध्यान दीजिए, पढ़े हैं हम कुछ दूसरा, लेकिन प्रश्न कुछ बन रहा है दूसरा। एक बहुकोश की जंतुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सत्य है? बताइए, क्या है? असत्य है ना? इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती। इनके उदाहरण बताइए। इनके उदाहरण जो हमारे आसपास के जीव हैं वो सब बहुकोश के जीव हैं। ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बंदर, घोंघा, हाइड्रा, मछली, मेढक, मनुष्य, ये सारे जो जीव जिनको हम देख सकते हैं ये कैसे जंतु हैं? बहुकोश की जंतु। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि बहुकोश की जंतुओं का शरीर कितनी कोशिकाओं से बना होता है? बहुकोश की जंतुओं का शरीर कितनी कोशिकाओं से बना होता है? एक से अधिक। ठीक है। और मुझे ये बताइए कि बहुकोश की जो जंतु हैं उनको वो खुली आंखों से दिखाई देते हैं या नहीं? बताइए, दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं या नहीं? दिखाई देते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सत्य है या असत्य? असत्य है। इनके कुछ उदाहरण बता दीजिए। हाँ, जो बताइए नाम, 2 ठो नाम बताइए कम से कम। ठीक है, घोंघा, मछली। ठीक है। और तो एक कोशिकी और बहुकोशिकी में का मतलब समझ गए?
इस पे प्रश्न कर लेंगे। चलिए, तो देखिए अपना जो दूसरा भाग है वर्गीकरण का, जो दूसरा भाग है वो है मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। मेरुदंड क्या होता है जानते हैं? मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी देखें आप लोग, रीढ़ की हड्डी जो ये होती है, ठीक है, पीछे है ना सबको रीढ़ की हड्डी, छूते हैं तो कड़ा कड़ा दिखाई देता है ना यहाँ पर। तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है मेरुदंड, उसी के आधार पर ये वर्गीकरण किया जा गया है। तो मेरुदंड के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2, अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी। अकशेरुकी माने जिनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता, यानी रीढ़ की हड्डी जो है नहीं पाई जाती। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अकशेरुकी जंतु किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है कि अकशेरुकी जंतु किसे कहते हैं, यानी ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो रीढ़ की हड्डी का मतलब मेरुदंड ही समझिए, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को ही कहते हैं, इसमें नहीं ना कोई कंफ्यूजन है। मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी। तो अकशेरुकी माने जिनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अकशेरुकी जंतु। जैसे जितने कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें कहीं रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है क्या? केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा, ये सब जो जंतु हैं, ठीक है, इनमें कहीं भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो अकशेरुकी माने ऐसे जीव जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो 2 प्रश्न बनेंगे यहाँ से कि अकशेरुकी क्या होता है, या आपसे ये पूछा जाता है कि ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, कौन से जंतु कहलाते हैं? कई नाम दे दिए रहेगा, अंडयुज, जरायुज, ठीक है, एक कोशिकी, और उसी में एक नाम दे दिया रहेगा अकशेरुकी जंतु। तो जब जंतुओं की आप कैटेगरी जानते रहेंगे तो ये जान जाएंगे कि ओ, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उसको तो हम लोग अकशेरुकी कहते हैं। 4 ऑप्शन रहेंगे तो छांट लेंगे। अगर उदाहरण कहेगा कि कुछ उदाहरण बताइए अकशेरुकी जंतुओं का, तो ये क्या होगा? तिलचट्टा, घोंघा, केचुआ, कीड़े मकोड़े। कशेरुकी जंतु माने जिनमें मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी क्या होती है? पाई जाती है। इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो रीढ़ की हड्डी वाले कौन कौन जंतु हैं? मेढक है, मछली है, पक्षी है, गाय है। इसमें मिलता है कि नहीं? गाय को भी देखते हैं ऊपर हड्डी रहती है पीठ की ओर, मेढक को भी रहता है, पक्षी को भी रहता है और मछली को भी रहता है, देखते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताइए अकशेरुकी और कशेरुकी जंतुओं में अंतर समझ में आया? ठीक है, तो चलिए, तो हमने ये देखा कि अकशेरुकी जंतु कौन से जंतु होते हैं? ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, ठीक है। और कशेरुकी जंतु माने जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। उदाहरण भी हम दे सकते हैं, तिलचट्टा जो है अकशेरुकी जंतु है, लेकिन तिलचट्टा और घोंघा अकशेरुकी जंतु है, लेकिन मेढक और मछली कशेरुकी जंतु, ठीक है। चलिए, प्रजनन के आधार पर ये तीसरा जो प्रकार है वो क्या है? प्रजनन के आधार पर। तो प्रजनन का मतलब अंडयुज और जरायुज, इसके 2 भाग हैं, अंडयुज और जरायुज। अंडयुज किसको कहते हैं? ऐसे जंतु जो अंडा देते हैं, ऐसे जंतु जो क्या करते हैं? अंडा देते हैं, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सभी अंडे देते हैं ना। तो अंडे देने वाले जितने भी जंतु हैं उनको हम क्या कहेंगे? अंडयुज, अंडयुज। और जरायुज माने किसको कहते हैं? जो बच्चे देते हैं, जैसे जिनको कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनको कान नहीं दिखाई देते वो अंडे देते हैं। तो अंडयुज माने अंड नाम आ रहा है ना, अंडयुज माने जो अंडा देते हैं, और जरायुज माने जो बच्चा देते हैं।
तो इस पे कुछ प्रश्न किए जाए। चलिए मुझे ये बताइए कि ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे कौन से जंतु कहते हैं? कौन से जंतु? कशेरुकी जंतु। ठीक है, तो मुझे अकशेरुकी जंतुओं के कुछ उदाहरण बताइए। अकशेरुकी जंतुओं के कम से कम 2 उदाहरण बताइए। बताइए। अकशेरुकी, तिलचट्टा और घोंघा। वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कौन से जंतु कहते हैं? जरायुज, अंडयुज, एक कोशिकी या अकशेरुकी? अकशेरुकी। अकशेरुकी जंतुओं के, कशेरुकी जंतुओं के उदाहरण बताइए कुछ, 2 उदाहरण बताइए जिससे पता चले कि कशेरुकी जंतु। मछली और पक्षी। ठीक है, चलिए तो देखिए मुझे ये बताइए कि खाली स्थान हम एक पूछ रहे हैं, मुझे बताइएगा क्या भरा जाएगा। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है खाली स्थान कहा जाता है। उस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है खाली स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? अकशेरुकी। ठीक है, अकशेरुकी जंतु। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग देखेंगे प्रजनन के आधार पर। किसके आधार पर? प्रजनन के आधार पर। तो इसको आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है, अंडयुज और जरायुज। तो अब मुझे ये बताइए कि ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंडयुज। ऐसे जंतु जो बच्चे देते हैं उनको क्या कहते हैं? अंडयुज के 2 उदाहरण बताइए। मछली, छिपकली। और जरायुज के 2 उदाहरण बताइए। मनुष्य। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन कौन ऑप्शन है मैं बता दे रहा हूं। अंडयुज है, जरायुज है, कशेरुकी है, अकशेरुकी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है, प्रश्न में है अंडा देने वाले जंतु को कहते हैं, ठीक। अगर आपके पास प्रश्न आता है बच्चा देने वाले जंतु को कहते हैं, चारों ऑप्शन है। अगर आपसे प्रश्न आता है जिनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता उन्हें कहते हैं अकशेरुकी, जिनमें मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कहते हैं कशेरुकी। कर लेंगे इस तरह से। चलिए तो देखिए चौथा है वास स्थान के आधार पर। वास स्थान का मतलब होता है कि जंतु रहते कहाँ कहाँ हैं, उस आधार पर जंतुओं को हमने कितने भागों में बांटा गया है। तो उस स्थान के आधार, वास स्थान के आधार पर हमने जंतुओं को कितने आधार पर बांटा है? 5 आधार पर। जलीय जंतु, वायवीय जंतु, स्थलीय जंतु, वृक्षाश्रयी जंतु और उभयचर जंतु। ठीक है, तो जलीय जंतु माने ऐसे जंतु जो हमेशा कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं, यानी अधिकांश समय उनका कहाँ बीतता है? जल में। तो जल में रहने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं? जलीय जंतु। ठीक है, जैसे मछली, नहीं कछुआ इसमें आ जाएगा, कछुआ मेढक उभयचर में आ जाएगा, ये दोनों जगह रहता है। अधिकांश समय, अधिकांश समय का मतलब पूरा मान लीजिए जल में ही रहते हैं, ऐसे जंतु जो केवल जल में रहते हैं। ठीक है, तो अधिकांश कहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ठीक है,
ऐसे जंतु जो जल में रहते हैं। अब बताइए, ठीक है, तो मछली है, तो जल में रहने वाले जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं? जलीय जंतु कहते हैं। जलीय जंतु का उदाहरण क्या है? मछली। ऐसे जंतु, वायवीय जंतु का मतलब ऐसे जंतु जो अधिकांश समय कहाँ रहते हैं? हवा में। हवा में उड़ते रहते हैं अधिकांश समय, उन्हें हम क्या कहेंगे? वायवीय जंतु। ठीक है, तो ऐसे में क्या है? पक्षी उड़ते ही दिखाई देते हैं। स्थल पर रहने वाले जंतु, ऐसे जंतु जो कहाँ रहते हैं? स्थल पे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्थलीय जंतु। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये कहाँ रहते हैं? स्थल पे। ठीक है, वृक्षाश्रयी माने ऐसे जंतु जो कहाँ रहते हैं? वृक्षों पे। अधिकांश समय इनका कहाँ बीतता है? वृक्षों पर। तो जैसे गिलहरी और बंदर, गिलहरी और बंदर। उभयचर माने जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। जल और स्थल कहाँ रहते हैं? दोनों पर रहते हैं। जैसे मेढक को देखे होंगे, मेढक पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। कछुआ को देखे हैं, कछुआ जमीन पर भी रहता है और पानी में। तो देखिए कितनी वैरायटी हो गई, कितनी कैटेगरी हो गई? 4 कैटेगरी। देखिए ये कुछ चित्र हैं, ये देख लीजिए, कशेरुकी और अकशेरुकी के चित्र हैं। ये देखिए, ये अकशेरुकी जंतु में तिलचट्टा, कछुआ, अमीबा, तिलचट्टा, अमीबा और कीड़े मकोड़े हैं। इधर कशेरुकी माने मछलियां हैं, मेढक है, कछुआ है, चूहा है, ये सब है। ठीक है, तो देखिए, तो जलीय जंतु हो गए, यानी जलीय जंतु कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं, जैसे मछली। वायु जंतु माने ऐसे जंतु जो कहाँ रहते हैं? अधिकांश समय कहाँ रहते हैं? हवा में रहते हैं, तो जैसे पक्षी हो गए। और स्थलीय माने ऐसे जंतु जो कहाँ रहते हैं? स्थल पे रहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य हो गए। वृक्षाश्रयी माने जो अधिकांश समय कहाँ रहते हैं? वृक्षों पर रहते हैं, जैसे गिलहरी और बंदर हो गए। उभयचर माने जो जल और थल दोनों पर रहे, मेढक और कछुआ। प्रश्न पूछा जाए तो मुझे ये बताइए, नाम आप बताइएगा कि ऐसे जंतु जो जिनका अधिकांश समय वृक्षों पर बीतता है, उन्हें कौन से जंतु कहते हैं? ऐसे जंतु जिनका अधिकांश समय वृक्षों पर बीतता है, उन्हें कौन से जंतु कहते हैं? उन्हें कौन से जंतु कहते हैं? कौन से जंतु हैं? वृक्षाश्रयी। वृक्षाश्रयी कौन से जंतु हैं? वृक्षाश्रयी। ठीक है, ऐसे जंतु जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, उन्हें कौन से जंतु कहते हैं? कौन से जंतु कहलाते हैं? उभयचर। ऐसे जंतु जो केवल जल में रहते हैं, उन्हें कौन से जंतु कहते हैं? जलीय जंतु। ऐसे जंतु जो स्थल पे रहते हैं, उन्हें कौन से जंतु कहते हैं? स्थलीय जंतु। ऐसे जंतु जो अधिकांश समय हवा में रहते हैं, उनको कौन से जंतु कहते हैं? वायवीय जंतु। अब ध्यान से सुनिए, ऐसे 2 जंतुओं के नाम बताइए जो उभयचर हों। उभयचर के 2 जंतुओं के नाम बताइए। मेढक और कछुआ। जलीय जंतु का एक उदाहरण बताइए। मछली। और स्थलीय जंतु का दो उदाहरण बताइए। कुत्ता, बिल्ली। वायवीय जंतु का उदाहरण बताइए। पक्षी। अगर दो नाम लिखने को कह दिया तो गौरैया, तोता कह दीजिए। अब यहाँ पर 2 जलीय जंतुओं का नाम लिखने के कह दिया तो आप कह सकते हैं व्हेल मछली, ठीक है, टारपीडो मछली, और ये शार्क मछली, ठीक है, रोहू मछली, झींगा मछली, केकड़ा जो रहते हैं, टेंगड़ा, हाँ, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, ऐसे जंतु जो अधिकांश समय वृक्षों पर रहते हैं, उन्हें कौन से जंतु कहते हैं? हाँ। प्रश्न आपने सुना क्या आपने पूछा है?
प्रश्न ये पूछे हैं कि ऐसे जंतु जो अधिकांश समय वृक्षों पर रहते हैं उन्हें कौन से जंतु कहते हैं? वृक्षाश्रयी। वृक्षाश्रयी के दो जंतुओं के नाम बताइए। गिलहरी और ठीक है। तो देखिए ये आपको भरना है, ये आपको क्या करना है? भरना है। तो इसमें से एक हम भर दे रहे हैं, वो आपको बताना है। जैसे आप जंतु पढ़ लिए हैं, हमने अभी पढ़ा एक कोशिकीय जंतु के बारे में जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। बहुकोशिकीय जंतु यानी जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, उसके उदाहरण भी पढ़े हैं। कशेरुकी माने जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और अकशेरुकी माने जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अंडयुज माने जो अंडा देते हैं, जरायुज माने जो बच्चा देते हैं। ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। और एक था वृक्षाश्रयी, एक कॉलम बनेगा वृक्षाश्रयी ना, ये ऐसा कॉलम होगा, ठीक है। एक कॉलम वृक्षाश्रयी, ये वायवीय, उभयचर, जलीय और स्थलीय, ठीक है। नहीं ठीक था जी, 5 प्रकार थे ना इसमें, जलीय, स्थलीय, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मछली को हमने लिख लिया, तो मछली बताइए एक कोशिकी होगा, सब में भरना है कुछ ना कुछ। मछली एक कोशिकी है कि बहुकोशिकी, आप बताइए। मछली एक कोशिकी तो है नहीं, बहुकोशिकी है, तो इसमें लिखेंगे बहुकोशिकी। अब इन दोनों में से मछली क्या हो गई? बहुकोशिकी हो गई। इसमें से मछली क्या है? मछली को अकशेरुकी होगी कि कशेरुकी होगी? मछली कशेरुकी में आएगी या अकशेरुकी में आएगी? बताइए। मछली को रीढ़ की हड्डी होती है कि नहीं होती है? होती है, तो इसका मतलब वो किस में आएगी? कशेरुकी में। अब देखिए, मछली अंडे और बच्चे, अंडयुज और जरायुज, यानी अंडे देती है या बच्चे देती है? मछली अंडा देती है या बच्चा देती है? अंडा देती है, तो किस में आएगी? अंडयुज। अब इसमें से देखिए मछली क्या है? जल में, स्थल में, हवा में, वृक्ष पर या उभयचर? क्या है? जलीय, जलीय, ठीक है। तो इस तरह से कॉलम आपको भरना है। जैसे अमीबा के लिए हम भरेंगे, तो यहां पर भरेंगे एक कोशिकी, यहां पर अकशेरुकी लिखेंगे। रीढ़ की हड्डी तो पाई नहीं जाती, पाई जाती है। अंडयुज है कि जरायुज है? अंडे देता है कि बच्चे देता है? इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, ठीक है। क्योंकि अमीबा, इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अमीबा का जो प्रजनन होता है वो एक विशेष तरीके से होता है। वो अपना शरीर तोड़ देता है, मुकुलन होता है, टूटता है। एक कोशिका होता है, एक कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है। जैसे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको पढ़ना नहीं है। ये अमीबा है, ठीक है। तो ये कोशिका टूट के अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी तो कोशिका इनमें चली जाएगी, तो ये दो अमीबा बन जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अलग प्रोसेस है, इसको अंडयुज जरायुज नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसको क्या करेंगे? खाली छोड़ देंगे। अब अमीबा कहाँ रहता है? जल स्थल कहाँ रहता है? जल में रहता है, जली में नहीं रहता है ना, ये कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से तोता, मेढक, छिपकली, ये सब के बारे में तो साधारण चीज है। छिपकली के बारे में क्या लिखेंगे? बहुकोशिकी, यही लिखेंगे ना, बहुकोशिकी लिखेंगे। छिपकली में भी कशेरुकी पाई जाती है, अंडयुज में भी पाई जाती है, आज अंडे देती है। और छिपकली जल में नहीं रहती, कहाँ पर रहती है? स्थली में रहती है, ठीक है। इसी तरह से इसको भर लेंगे, भर लेंगे ना। यहाँ पर जीव जंतु कई ठो हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा? एक कोशिकीय जंतु के बारे में, बहुकोशिकीय जंतु के बारे में, कशेरुकी के बारे में, अकशेरुकी के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है? अंडयुज और जरायुज के बारे में, यानी जो अंडे देते हैं और बच्चे देते हैं। उसके बाद वास स्थान के आधार पर जो जल में रहते हैं, स्थल में रहते हैं,
और वृक्षों पर रहते हैं, उभयचर हैं ना। इस रहने के स्थान पर हमने देख लिया। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो हमें लगता है अब आप लोग कर लेंगे, क्योंकि ये तभी भर पाएंगे जब सबके बारे में जानकारी रहेगी। बिना जानकारी के नहीं ना भर पाएंगे। मान लीजिए तोता का भरना होगा तो तोता क्या है, एक कोश की बहुकोश की, बताइए। बहुकोश की, वेरी गुड, बहुकोश की। कशेरुकी है कि अकशेरुकी? कशेरुकी है या अकशेरुकी, बताइए। कशेरुकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कशेरुकी है। अब बताइए अंडयुज है या जरायुज है? अंडे देता है, अंडयुज है। अब बताइए उनमें से कहाँ रहेगा रहता है तोता? कहाँ रहता है? वायवी में, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भर लेंगे। तो देख रहे हैं इसको भरने के लिए जो चीजें हम लोग पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल हो रहा है, हो रहा है। इस तरह से जो भी प्रश्न आएगा आप लोग कर लेंगे। चलिए।